दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उस टॉपिक के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से वो बिंदु टॉपिक है जिससे परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी और तो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में अंतर। अर्थशास्त्र और उसके बाद से दूसरा पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसको मैंने बताया कि इकोनॉमी बोलते हैं। इस दोनों में अंतर थोड़ा सा ये है कि ये अर्थशास्त्र और ये अर्थव्यवस्था नाम दिया गया। अर्थ का मतलब होता है मनी से। मनी यानी पैसा या धन। और ये शास्त्र का मतलब होता है हमारा कलेक्शन ऑफ थ्योरीज। कलेक्शन ऑफ थ्योरी यानी सिद्धांतों का समूह। यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, वह धन का विज्ञान है जो एक सिद्धांत का समूह। अर्थशास्त्र धन से संबंधित वह विज्ञान है जो एक सिद्धांतों का समूह है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब इसका हम विश्लेषण करें तो अर्थ में यहाँ भी धन होगा, यानी मनी मैंने पैसा या धन। और अर्थव्यवस्था मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट अर्थात व्यवस्था। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित होता है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक। और हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि यह जो अर्थव्यवस्था में सिद्धांत दिए होते हैं वह सिद्धांतों के प्रयोग पर
आधारित होता है। तो हमने समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित होता है। और अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था या सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित होता है। अर्थ का मतलब कि धन से संबंधित है। व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, जो किसी कार्य में जो जिस धन का उपयोग करके उस कार्य संचालित किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो अर्थव्यवस्था के क्या मुख्यतः इसी रूप में समझ सकते हैं कि यह सिद्धांतों पर आधारित होता है और ये सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित होता है। दूसरी बात, अर्थ शास्त्र के जनक एडम स्मिथ महोदय हैं। अर्थशास्त्र जनक एडम स्मिथ महोदय हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं मार्क्स महोदय के अनुसार, मार्क्स महोदय ने कहा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव प्रगति का खोज करना है कि मानव के अंदर कितना विकास हुआ है। ठीक। अर्थशास्त्र कार्ल मार्क्स महोदय ने यही कहा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव प्रगति का खोज करना है। ये न है हमारे गलती से, खोज करना है। और दूसरी परिभाषा एक बेनहम महोदय के अनुसार, अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो मानव रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। बेनहम महोदय के अनुसार अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में समझा कि मार्क्स महोदय के अनुसार उनका विचार क्या था और बेनहम महोदय के अनुसार विचार क्या था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या तो अंतर है, उसके बारे में हमने बताया कि अर्थशास्त्र
में सिद्धांतों के समूह का संजरा होता है। अर्थव्यवस्था में धन की व्यवस्था तो धन की व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में डिफिनेशन के तौर पे यही संक्षेप में समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित होता है और ये सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित होता है, जो प्रैक्टिकली रूप से हम लोग देखते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ महोदय हैं। अर्थशास्त्र को मार्क्स महोदय ने बताया था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव की प्रगति की खोज करना है, कि मानव का दिन पे दिन कितना विकास हो रहा है। ठीक। और एक सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है एडम स्मिथ महोदय का। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन एडम स्मिथ महोदय का। इसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो इसका आंसर हो गया एडम स्मिथ। तो इस तरह हमने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में समझे, और उसके बाद से जो विचारकों के विचार थे उसके बारे में हमने 2-3 परिभाषाएं बताई। और उसके बाद से नेक्स्ट हम आइए पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या हैं। तो मिटाते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। यही समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का परिचय, उसके बाद से दूसरा हमारा होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये मुख्य रूप से 2 होते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है समष्टि अर्थव्यवस्था। इसके बारे में समझना है हमको। तीसरा है हमारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन, अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 3 पार्ट में है। पहला है हमारा, देखिए, और हमने अब अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में, दूसरा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था होती है, एक समष्टि अर्थव्यवस्था होती है। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये पहले जो मेन पॉइंट है क्या क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तीसरा हमारा पॉइंट है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। पहला, सरकार की
भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर इसमें हमारा क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सरकार की भूमिका के आधार पे तीन पार्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अब इसमें इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा वैश्विक वैश्विक संबंधों के आधार पे। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर दो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात किया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था, और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था। और तीसरा है हमारा विकास के आधार पे, विकास के आधार पे। तो क्या हो जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे जो देश विकसित है उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प इस तरह हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चौथा है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम पर प्राथमिक क्षेत्र, तीन क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, फिर तृतीय क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक, अब इसमें पांचवा पॉइंट होता है
अर्थव्यवस्था की क्रियाएं। तो इसमें होता है हमारा क्रिया, पहला होता है उत्पादन। अब उत्पादन होता है हमारा 4 प्रकार का, जिसमें भूमि आता है, भूमि के अंतर्गत श्रम आ जाएगा, भूमि श्रम, फिर उत्पादन और उद्यमशीलता मतलब तकनीकी, उद्यमशीलता या तकनीकी। यहाँ हमारा गलती का पूंजी हो जाएगा। उत्पादन, उत्पादन के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है उपभोग, और तीसरा पॉइंट आता है हमारा व्यापार। इस तरह हम पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे पहला इसमें पॉइंट अर्थव्यवस्था का परिचय, दूसरा अर्थव्यवस्था के प्रकार, तीसरा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकार की भूमिका के आधार पर कुछ 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। उसके बाद से विकास के आधार पे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब पूछ दिया जाता है कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। ऐसे प्रश्न आ जाता है। अर्थव्यवस्था की क्रिया के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग और व्यापार होता है। उत्पादन, दूसरा है हमारा उपभोग और तीसरा व्यापार। तो उत्पादन के अंतर्गत 4 पॉइंट आते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता या तकनीकी। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो इसके आगे उसको पढ़ते हैं फिर हम। देखिए 5 पॉइंट हो चुका था, हमारा 6वां पॉइंट है छठवां पॉइंट है आर्थिक आर्थिक समृद्धि एवं विकास। समृद्धि एवं विकास, विकास या विकास के माप। अब इसमें आर्थिक एवं समृद्धि विकास के माप में जैसे मान लीजिए मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। फिर उस हाल ही के बारे में पढ़ते हैं, जो इंडेक्स आता है, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद से 7वां पॉइंट है हमारा मुद्रा के बारे में। मुद्रा यानी पैसे के बारे में समझते हैं, करेंसी के बारे में।
आठवां होता है हमारा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एवं मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति। इसमें हम अंतर समझते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति में पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे वस्तु की मांग, जब वस्तु की मांग अधिक होगी तथा आपूर्ति, तो आपूर्ति में कमी होने पे उस वस्तु के दाम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उस वस्तु के दाम में वृद्धि हो जाएगी। इसके बारे में मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति के बारे में पढ़ेंगे। 9वां पॉइंट है हमारा, भारत में बैंकिंग प्रणाली। भारत में बैंकिंग प्रणाली या वित्तीय संस्थाएं अब भारत में बैंकिंग प्रणाली, जैसे हमारा आरबीआई हो गया, एसबीआई के बारे में, फिर इसके बाद से वित्तीय संस्थाएं, फिर मान लीजिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इस सब के बारे में अध्ययन करना है। 8वां पॉइंट है हमारा आता है पॉइंट विमुद्रीकरण। 10वां विमुद्रीकरण। उसके बाद से 11वां है हमारा आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं जो दी हुई है उसके बारे में अध्ययन करना है। 12वां पॉइंट है हमारा गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी। अब इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष बेरोजगारी, और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। 13वां पॉइंट है हमारा कृषि के बारे में, और 14वां पॉइंट है हमारा उद्योग। अब उद्योग के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत महारत्न तथा
नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनियां के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो छठवां पॉइंट है उसको आर्थिक समृद्धि एवं विकास के माप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मानव विकास सूचकांक और खुशहाली के इंडेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं कि मुद्रा कहाँ कहाँ बनाई जाती है। जैसे हम तथा मुद्रा कितने प्रकार की होती है। फिर मुद्रास्फीति यानी पैसे कब वैल्यू बढ़ता है कब घटता है, इस कंडीशन को हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति में। फिर भारत में बैंकिंग प्रणाली, जो भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कब कौन सा बैंक बना था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं के रूप में विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ते हैं। फिर आर्थिक नियोजन होता है, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जो जैसे 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी और 2017 में समाप्त हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद से नीति आयोग आ गया हमारा। फिर ये गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, जैसे अप्रत्यक्ष बेरोजगारी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर कृषि, कृषि से संबंधित जो फसल का उत्पादन होता है, कृषि में जो फसल का उत्पादन होता है उससे उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फसल उत्पादन। और 14वां है हमारा उद्योग, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत महारत्न और नवरत्न कंपनियां जितनी भी हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह हमने 13 पॉइंट के बारे में देखे। अब उसके बाद से जो शेष बचा है उसको आगे हम पढ़ते हैं। तो इन सब टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं जिनको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए समझते हैं जो शेष बचा है। आ, 14 पॉइंट हो चुका था। 15वां पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे कि भारत में वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार, उसके बाद से पूंजी बाजार, और फिर हमारा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हमारा क्या वहाँ पे सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में 16वां है हमारा। तो टैक्स के बारे में है, टैक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर, फिर अप्रत्यक्ष कर, तथा तीसरा है हमारा वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, इसके बारे में समझेंगे। फिर 17वां है हमारा
राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। और 18वां है हमारा बजट के बारे में। फिर 19वां हमारा है राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय में पहला होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद इसको हम बोलते हैं जीडीपी। दूसरा होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलते हैं हम जीएनपी। दूसरा होता है निवल निवल यहाँ से समझिए पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एक निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी निवल का मतलब एन और नेशनल का मतलब एन और उत्पाद का मतलब पीएनएनपी। और तीसरा होता है हमारा निवल घरेलू उत्पाद, इसको एनडीपी बोलते हैं। इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत 4 चीजें पढ़नी है: सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद। ठीक, उसके बाद से 20वां है हमारा भाग संतुलन एवं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश या विदेशी व्यापार के बारे में, किस देश से कितना व्यापार हो, चीन से, अमेरिका से, रूस से, ये इस सब व्यापार के बारे में पढ़ना है। तो भाग संतुलन एवं विदेशी निवेश निवेश अर्थात व्यापार से बारे में पढ़ना है। तो भाग संतुलन को यदि हम देखा जाए तो इसके 2 पार्ट हैं, जैसे चालू खाता के बारे में पढ़ना है और एक होता है पूंजी खाता। एक 21वां है हमारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संगठन। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संगठन, इसके अंतर्गत जैसे हमारा क्या है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर विश्व बैंक,
विश्व बैंक, उसके बाद से WTO, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ना है। ठीक, 22वां पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण समितियां पढ़ना है। महत्वपूर्ण समितियां पढ़ना है, जैसे में राष्ट्रीय आय के लिए जो समिति बनाई गई उसका नाम था महालनोबिस समिति। महालनोबिस। ठीक, अब 23वां है हमारा महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली, जिसमें जैसे में तंजानिया, मंदारिया, etc। इस प्रकार, और हम लास्ट 24वां इसमें जनसंख्या के बारे में भी पढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग में चीज छूट गया है, रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझते हैं, और दूसरा रेपो रेट जो बैंकिंग प्रणाली में आता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इस तरह ये 15 से लेकर 24 तक के बीच में जो शेष पॉइंट हैं इसको हम देखेंगे। जैसे भारत में वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार, पूंजी बाजार, स्टॉक एक्सचेंज है जो सभी देशों के स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे हमारे यहाँ बम्बई में है स्टॉक एक्सचेंज। फिर इसके बाद से टैक्स में, टैक्स के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद से आ गया GST, हमारा वस्तु एवं सेवा कर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्थिक बजट होता है उसका से बजट के बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय आय के अंदर जितने ये सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद, GDP, GNP, NNP और NDP के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सूत्र आते हैं, सूत्र के आधार पर इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद से 20वां है भाग संतुलन एवं विदेशी निवेश या व्यापार। इसके तो भाग संतुलन के अंतर्गत हमको चालू खाता, पूंजी खाते के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार से संबंधित संगठन है, संस्था है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक है WB, उसके बाद से WTO, विश्व व्यापार संगठन जनेवा में जिसकी मुख्यालय है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे राष्ट्रीय आय के लिए बनाई गई समिति महालनोबिस समिति है। फिर महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावलियां जैसे तंजानिया, मंदारिया आदि आर्थिक शब्दावलियां हैं जो थोड़ा सा उसके बारे में समझना होता है। और उसके बाद से लास्ट हमारा टॉपिक है जनसंख्या। तो इतना सब हमने पढ़ा। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पढ़ा, फिर बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ा, आर्थिक नियोजन मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है हमको। ये सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे प्रश्न बनता है, ये सब हमने आपके सामने प्रदर्शित किया हूँ। और आगे के वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में समझेंगे। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।